मेरा पर्सनल कंप्यूटर पाने का सपना पूरा हो गया था। मुझे उस पर काम करने में मजा आता, मैं दिन रात काम करता रहता। मैं मेलिंडा से मिला, वो वहीं एक एम्प्लॉई थी और मैंने बाद में उनसे शादी कर ली। हमारे 3 बड़े ही प्यारे बच्चे भी हुए। साथ ही माइक्रोसॉफ्ट भी कामयाब रहा। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के कुछ शेयर्स थे जो कि बहुत वैल्यूएबल हो गए। मेरे पास काफी पैसे थे और अगर मैंने अपने इतने सारे पैसे अपने फाउंडेशन को नहीं दिए होते तो आज मेरे पास हो सकता है शायद और भी ज्यादा पैसे होते, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे। मेरे पास अभी भी काफी पैसे हैं क्योंकि मैंने सारे पैसे फाउंडेशन को नहीं दिए हैं, मगर यही मेरा प्लान था। बिल गेट्स एक बेहद सक्सेसफुल अमेरिकन बिजनेस लीडर और ह्यूमैनिटेरियन हैं। एक बहुत ही मशहूर एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपना बिजनेस एक छोटी सी जगह से शुरू किया था और फिर उसे दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, जिनका एस्टिमेटेड नेटवर्थ शायद 10,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा है। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि वो सबसे आला दिमाग भी हैं। करीब 13 साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहने के बाद अब वो अपना ज्यादा समय दुनिया भर में गरीबी मिटाने पर देते हैं और अब काफी समय तक चैरिटी के ही काम में लगे रहते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, डेवलपमेंट और एजुकेशन। टेक इंडस्ट्री में जबरदस्त बदलाव लाने के बाद बिल गेट्स बन गए टेक बिलियनियर लेजेंड। टैलेंटेड, ड्रिवन, एक बोल्ड अचीवर और लॉन्ग टर्म विजन वाला ये शख्स दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने को दृढ़ संकल्प था और सबसे गरीब देशों की मदद करना चाहता था। बिल गेट्स एक मिसाल हैं। यह इंसान जरूरतमंदों की फिक्र करता है और भलाई के बड़े कामों में लगा रहता है। हम चलते हैं दुनिया के इस महान लीडर के उस सफर पर जो एक मामूली से कंप्यूटर प्रोग्रामर से आज के मल्टी बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए और जिन्होंने समाज पर काफी गहरा सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाला। ये सभी मास्टरमाइंड्स हैं, एम्बिशियस, कंपेटिटिव और रूथलेस हैं, जो नाकामी से भी नहीं डरते और इन सभी का एक ही मकसद है, हमेशा बेहतरीन देने की कोशिश करना और अपनी दुनिया को और बेहतर बनाना, मिसाल देकर लीड करना। कई दूसरे इंडस्ट्रीज के उलट ये टेक बिलियनियर्स सेल्फ मेड हैं। इन्होंने अपने जीनियस दिमाग से न सिर्फ उस इंडस्ट्री को बदल दिया बल्कि दुनिया पर भी गहरा असर डाला। इस सीरीज में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स की जो मॉडर्न वर्ल्ड के टेक बिलियनियर्स हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ बेजोस। इन सब की कुल संपत्ति करीब 90,000 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स हैं। इतिहास इन्हें 21वीं सदी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के रूप में याद करेगा। टेक बिलियनियर्स। बिल गेट्स का असली नाम है विलियम हेनरी गेट्स जूनियर और इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सियाटल, वॉशिंगटन में हुआ। ये एक अपर मिडिल क्लास, लविंग और सपोर्टिव फैमिली में पले थे और घर में इनकी बड़ी बहन क्रिस्टीन और छोटी बहन लिबी थी। इनके पिता विलियम हेनरी गेट्स सीनियर सियाटल में एक अटॉर्नी, फिलैंथ्रोपिस्ट और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को क्रिएटर थे। उनकी मां मैरी गेट्स एक स्कूल टीचर थी और अपना ज्यादातर समय बच्चों की परवरिश में देती और चैरिटीज के साथ समाज सेवा के काम करती थी। उनके पेरेंट्स ने हमेशा अपने तीनों बच्चों को कॉम्पिटिटिव और बेहतरीन बनने की प्रेरणा दी। वो स्कूल की पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनमें शुरुआत से ही कॉम्पिटिटिवनेस और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट की झलक नजर आती थी और वो जल्दी ही कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के दीवाने बन गए। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना लिया था। तब वो लेक साइड हाई स्कूल में थे जहां उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। इस मुलाकात के बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने परिवार को छोड़कर उन्होंने 1973 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पर शुरू में वो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते थे,
लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। वहां उनकी मुलाकात हुई स्टीव बॉमर से, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सोशल लाइफ बिताने को प्रेरित किया। वो बड़े ही इंट्रोवर्ट किस्म के थे और अक्सर लोग उन्हें नर्ड कहते थे। गेट्स को पढ़ाई से बहुत लगाव था और उन्होंने खुद को एंटी सोशल घोषित कर दिया था। वो सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही डेट करते थे और इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि जिसके साथ भी डेट करें वो कम से कम उनकी तरह हाई एसएटी ग्रेड वाली हो। उनकी मां को उस वक्त बहुत निराशा हुई जब 2 साल बाद उन्होंने हार्वर्ड छोड़ दिया ताकि अपना मिशन पूरा कर सकें और अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू कर सकें। वो अपने हाई स्कूल फ्रेंड पॉल एलन के साथ अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में ये काम करना चाहते थे, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये सब इतिहास की दिशा और कंप्यूटर इंडस्ट्री को ही बदल देगा। आज की कई 100 करोड़ डॉलर्स की टेक कंपनी ने गेट्स को कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचा दिया और वो 26 साल की उम्र में मिलियनेयर बन चुके थे, 31 साल की उम्र में बिलियनेयर और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन चुके थे। दोनों के मन में एक महत्वाकांक्षी योजना थी और वो हर घर में, हर डेस्क पर एक कंप्यूटर देखना चाहते थे। इसीलिए साथ मिलकर उन्होंने शुरुआत की माइक्रोसॉफ्ट की। हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ज्यादा आसान हो। हमारा मकसद है कि लोग एक दिन कंप्यूटर का इस्तेमाल एक खास टूल की तरह करें। मेरे लिए ये काफी दिलचस्प था और मैं ऐसे कई बच्चों से मिला जो मैथ में बहुत अच्छे थे। मैं उनके साथ रहा और मगर मैं आज भी सोचता रहता हूँ एक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। तो 1975 में मैंने स्कूल छोड़ दिया। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने हार्वर्ड छोड़ दिया और हार्वर्ड छोड़कर आने के बाद ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। गेट्स बाद में 1979 में अपनी कंपनी को बेलव्यू, वॉशिंगटन ले गए, उस जगह के करीब, वहां जहां वो खुद पले बढ़े थे। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, फिर भी उसने करीब 25 लाख डॉलर्स कमाए। सिर्फ 23 साल की उम्र में गेट्स उस कंपनी के हेड बन गए। उनके अंदर बड़ा कमाल का बिजनेस सेंस था और वो अपनी कंपनी में बनने वाले हर कोड की खुद जांच करते थे और अगर जरूरत पड़ती तो खुद दोबारा कोड भी बनाते थे। नवंबर 1980 में दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर निर्माता आईबीएम को एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तलाश थी जिससे उसका पर्सनल कंप्यूटर चले और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से बात की। कहते हैं कि जब गेट्स के साथ पहली मुलाकात हुई तब आईबीएम के किसी शख्स ने उन्हें ऑफिस असिस्टेंट समझ लिया था और उनसे कॉफी लाने को कहा। गेट्स ने उस बड़ी कंपनी को संभाला और फिर आईबीएम स्थायी रूप से बेसिक कंप्यूटर के लिए उनके ऊपर निर्भर हो गई। आईबीएम के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के अलावा 1979 से 1981 के बीच माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत तेजी से तरक्की की। स्टाफ बढ़ गए और 25 लाख डॉलर से 160 लाख डॉलर्स तक पहुंच गया। कंपनी ने तरक्की तो की, गेट्स भी मैनेजर की भूमिका छोड़कर एग्जीक्यूटिव बन गए। मिड 81 में वो बोर्ड के प्रेसिडेंट और चेयरमैन बन गए। एलन को एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में पहुंच गया और उसके ग्रेट ब्रिटेन और जापान में अपने ऑफिसेस बन गए। दुनिया के करीब 30% कंप्यूटर्स उनके ही सॉफ्टवेयर पर चलते थे। कंपटीशन बहुत तगड़ा था क्योंकि एप्पल और इंटेल के आने के बाद कंप्यूटर इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, मगर उन्होंने इसे अच्छा माना और उनके हिसाब से ये और बेहतर बनने का एक जरिया था। हमारी कंपनी की हिस्ट्री में हमें हर कदम पर कंपेटिटर्स मिले। एक बात यह भी थी कि आईबीएम कहने लगा था कि वो अपने OS/2 की बदौलत इस बिजनेस से हमें बाहर कर देगा। OS/2 उस वक्त आज की तरह मशहूर नहीं था जब यह बात कही गई थी। एस्टन टेट डेटाबेस के बड़े खिलाड़ी थे, नोवेल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर के माहिर थे और जब नए कंपेटिटर्स आए तो कंज्यूमर्स को इसका फायदा होने लगा। वो तो गूगल जैसे कंपेटिटर्स को भी अहम मानते थे। बड़ी अच्छी बात है कि आज गूगल भी मैदान में है। उसके आने से हम इंटरनेट में और भी बेहतर होने लगे। हमें अच्छा लगता है, हमें डर नहीं लगता, बल्कि इससे मुकाबला सख्त हो गया और अब हमें इस काम में जितना मजा आ रहा है उसका तो सचमुच कोई जवाब ही नहीं है। कई बिजनेस और मार्केटिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके गेट्स यही कोशिश कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बुलंदी पर बना रहे। हम जो काम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हम दिन भर एक ही काम कर रहे हैं। हम अपने ऑफिसेस में जाते हैं और नए प्रोग्राम्स के बारे में सोचते हैं। हम मीटिंग्स में आपस में बात करते हैं। हम कस्टमर्स से बात करते हैं।
हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और मुझे नहीं लगता कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम इस काम से बोर हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी के बावजूद गेट्स कभी खुद को सुरक्षित नहीं मानते थे। उन्होंने अपने बिजनेस के प्रति गजब की डेडिकेशन दिखाई थी। वो हमेशा अपने कंपटीशन पर नजर रखते थे और उन्होंने सबके अंदर एक नया जोश और कुछ अलग करने का जज्बा भर दिया था। वो एक बहुत अच्छे बिजनेस लीडर बन चुके थे। जब हम काफी छोटे पैमाने पर काम कर रहे थे तब इस तरह की रिसर्च नहीं कर सकते थे। अब हम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि आज कैम्ब्रिज में हमारी एक रिसर्च लैब है, चाइना में भी एक रिसर्च लैब है और एक इंडिया में भी है, और वहीं पर कंप्यूटर साइंस में आने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढा जाता है। इस लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट का भविष्य काफी बेहतर है, क्योंकि अब हम स्पीच रिकग्निशन या विजुअल रिकग्निशन पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जिनकी चर्चा काफी लंबे समय से हो रही है, मगर हम उसके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी काफी दूरदर्शी है। हमारे पास बड़े ही आला दर्जे के रिसर्चर्स हैं और अगले 10 साल में हम सॉफ्टवेयर की उन तमाम मुश्किलों का हल ढूंढ लेंगे। वो अपनी सूझबूझ की वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हर क्षेत्र पर नजर रखते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी तक। मुझे लोगों से बात करना पसंद है। मैं उनसे पूछता हूँ हम आगे क्या करेंगे। मुझे इस बात से खुशी है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हम उन आइडियाज पर ठीक से काम कर सकें ताकि कंपनी की ग्रोथ हो, और इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जब माइक्रोसॉफ्ट लगातार बुलंदी की तरफ बढ़ता जा रहा था, तभी एक और कंपनी बनी थी और उसका नाम था एप्पल, और उसके सीईओ थे स्टीव जॉब्स। वो प्रतियोगिता बढ़ाने वाली एक नेचुरल कैटलिस्ट थी और उसकी वजह से भी उनकी कामयाबी काफी बढ़ी। हालांकि इनका रिश्ता खट्टा मीठा था, मगर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने शुरुआत में कई खोजें साथ में की और ये हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1981 में एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने को बुलाया। हमारे शुरू से ही कई कंपेटिटर्स रहे हैं। इस इंडस्ट्री में कई बड़ी बेहतरीन कंपनीज हैं। अब ये ज्यादा सॉफ्टवेयर सेंटर्ड बनती जा रही है। ऐसे में कोई पूछ सकता था कि Xbox 360 इतना अच्छा कैसे कर रहा था, या दूसरे लोग बेहतर काम कैसे कर रहे हैं। उसकी वजह है उनकी सॉफ्टवेयर बनाने की एबिलिटी। और हमने शुरू में ये डिसाइड कर लिया था कि हमारा मेन फोकस सॉफ्टवेयर पर ही होगा। हमारी कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा आला दर्जे की रिसर्च की है, और बेशक इसका हमें बहुत फायदा मिला है और हमें कंपटीशन अच्छा लगता है। टैबलेट या इंटरैक्टिव टीवी जैसे एरियाज में हम काफी आगे हैं। रही बात सर्च की, तो कुछ लोगों को दूसरी कंपनीज बेहतर लगती हैं, मगर हम उन्हें ये दिखाकर चौंका देंगे कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं और उनसे आगे भी जा सकते हैं। इस नॉलेज शेयरिंग की बदौलत ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया सिस्टम बनाया। 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च किया, जो देखने में काफी हद तक 2 साल पहले आए एप्पल के मैकिन्टॉश सिस्टम जैसा ही था। विंडोज में एक माउस की मदद से एक ग्राफिक इंटरफेस चलता था और उससे स्क्रीन पर टेक्स्ट और इमेजेस नजर आती। ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल अलग था, जिसमें सारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोड में नजर आती थी, वैसी नहीं जैसी प्रिंट होने वाली थी। मार्च 1986 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को पब्लिक बना दिया और शुरुआत में उसका भाव था $21 पर शेयर। इसकी वजह से ये सिर्फ 31 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे। वक्त के साथ साथ कंपनी के स्टॉक की कीमतें भी बढ़ी। 1 साल बाद 87 में गेट्स एक बिलियनियर बन गए और उनके स्टॉक $90.75 प्रति शेयर पहुंच गए। उसके बाद से वो फोर्ब्स की 400 सबसे अमीर अमेरिकन की सालाना लिस्ट के शिखर पर टिके रहे। 90 की शुरुआत तक वो पीसी इंडस्ट्रीज के बेताज बादशाह बन चुके थे। 1999 में स्टॉक प्राइसेस सबसे ज्यादा थी। तब कुछ समय के लिए उनकी कुल संपत्ति $10,100 करोड़ के पार चली गई थी। कस्टमर्स की जरूरतें पूरी करने के मामले में मुझे अपनी इंडस्ट्री पर नाज है। ये सचमुच बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ ही पैसों में हमें कितनी पावर मिल जाती है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई नए सिरे से एक कंपनी शुरू करता है और 4 साल से भी कम समय में उसे $1,000 करोड़ में बेच देता है, तो वो मौके का फायदा उठाने वाली इंडस्ट्री होती है। कई और नए स्टार्टअप्स आए हैं, हमारी इंडस्ट्री में रोजगार के नए रास्ते खुले हैं और अब माइक्रोसॉफ्ट के पहले से कहीं ज्यादा कंपेटिटर्स भी हो गए। अब इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक शख्स का घर भी बेहद आलीशान हो। 1997 में
गेट्स अपने परिवार के साथ 66,000 स्क्वायर फीट के 5 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की कीमत वाले एक शानदार मैंशन में आ गए। उसे बनाने में 7 साल लगे थे और वो लेक वॉशिंगटन के किनारे बना है। उस घर के अंदर कई हाईटेक डिटेल्स हैं। उसके अंदर स्क्रीन्स लगी हैं जिनके ऊपर चेंजेबल आर्टवर्क नजर आते हैं। वॉलपेपर के नीचे स्पीकर्स छिपे हैं जिनसे आप हर रूम में म्यूजिक सुन सकते हैं। उसमें एक सैंड बीच और स्विमिंग पूल और अंडर वाटर साउंड सिस्टम भी लगा है। उन्होंने अपने घर का नाम रखा है ज़ानाडू 2.0 और वो इतना बड़ा और मशहूर है कि उसका अपना एक विकिपीडिया पेज भी है। मगर ये सब मिला है महत्वाकांक्षा, प्रयास और सच्ची लगन के बाद। बिल गेट्स ने गजब की इच्छा शक्ति दिखाई और हमेशा सूझबूझ से काम लिया। बिल गेट्स ने अपना डर भुलाकर माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया और उसे कामयाब बनाया। वो कई चुनौतियों का सामना करने के बाद अपनी बात कह पाना सीखे थे। जब माइक्रोसॉफ्ट कामयाब नहीं था तब उनका आत्मविश्वास भी कम था और उन्हें डर था कि उनका ये बिजनेस नाकाम साबित होगा। दरअसल उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में पॉल एलन के साथ अपना पहला बिजनेस ट्रैफो डाटा शुरू किया था, जो बुरी तरह से फ्लॉप रहा। मगर यही वो शुरुआती कदम थे जिनसे माइक्रोसॉफ्ट का जन्म हुआ। हालांकि ट्रैफो डाटा बहुत कामयाब नहीं रहा, मगर उसने हमें कामयाबी की राह पर चलना सिखाया और 2 साल बाद ही हमने माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट बनाया। यही बात कुछ साल बाद एलन ने कही थी। उनका आत्मविश्वास भी कई बार टूटा क्योंकि वो जिन कंपनीज को अपना आदर्श मानते थे वो नाकाम हो गई थी। गेट्स की फिक्र बढ़ती गई, मगर उनके शुरुआती दिनों ने उन्हें एक अहम सबक भी सिखाया। सफर बहुत मुश्किल है और अगर कहीं भी गलत रास्ते पर मुड़े तो ये सफर पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने देखा कि शुरुआती दौर में चुनौतियों का सामना करने के बाद ही वो कामयाब हो सके हैं। बाद में माइक्रोसॉफ्ट को कई कानूनी मामलों में उलझना पड़ा और उसके ऊपर मोनोपोली करने और गैर कॉम्पिटिटिव तरीके अपनाने के आरोप लगे। उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 1987 में 32 साल के गेट्स न्यूयॉर्क सिटी में एक बिजनेस डिनर पार्टी के दौरान जवान और खुश मिजाज मेलिंडा फ्रेंच के साथ बैठे थे। ये 23 साल की थी और माइक्रोसॉफ्ट में ही प्रोडक्ट मैनेजर थी। इनकी जोड़ी बहुत अच्छी थी। एक जनवरी 1994 को मेलिंडा और गेट्स ने हवाई में शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए। मगर शादी के कुछ महीने बाद ही उनकी मां की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए अपने काम से छुट्टी ली और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने निकल पड़े। अपनी मां के पदचिन्हों पर चलते हुए मेलिंडा के प्रभाव से गेट्स भी समाज सेवा करने लगे और जरूरतमंदों को दान देने लगे। 1994 में दोनों ने विलियम हेनरी गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की। सन 2000 में इस जोड़े ने कई फैमिली फाउंडेशंस को मिलाकर सियाटल में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत की और उसे 2,800 करोड़ डॉलर्स दिए। इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट फाउंडेशन माना जाता है और उसकी कुल संपत्ति करीब 5,000 करोड़ डॉलर्स की है। यह संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और दुनिया के कई इलाकों से गरीबी खत्म करने पर काम कर रही है। इस फाउंडेशन के 3 ट्रस्टीज हैं, बिल और मेलिंडा के अलावा अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो आज दुनिया के एक सबसे कामयाब इन्वेस्टर हैं। हमने अपना एक फाउंडेशन बनाया और 1993 में इसकी शुरुआत के बाद से ही हम ये देखने लगे कि किन क्षेत्रों में मदद की जरूरत है और हमें ऐसे कई क्षेत्र नजर आए। हमारी सोच ये है कि दुनिया की किसी एक जगह इंसान की जिंदगी दूसरी जगह रहने वाले इंसान से कम कीमती नहीं है और इस बुनियाद के साथ शुरू की गई इस संस्था में हमने देखा कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। बीमारी किसी का इंतजार नहीं करती। हमने भी सोच लिया था कि हमें अभी से शुरुआत करनी है।
मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि हमारी संस्था ने कई सपने देखे हैं। जब हमने स्वास्थ्य को देखा तो हमें सबसे पहले यही लगा कि आज हमारे लिए सबसे बड़ा सपना है HIV वैक्सीन बनाना और एक ऐसा माइक्रोबाइसाइड जेल बनाना जिसका इस्तेमाल महिलाएं एड्स से बचने के लिए कर सकें। हम अपने साइंटिफिक टूल्स से डेवलपिंग वर्ल्ड को काफी हेल्प कर सकते हैं। सन 2000 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का पद छोड़ दिया और वो जिम्मेदारी दे दी अपने बचपन के दोस्त स्टीव बॉमर को। हालांकि वो बोर्ड के चेयरमैन बने रहे, मगर उनका ज्यादा ध्यान बिजनेस के उस पक्ष पर था जिसे लेके वो काफी पैशनेट थे। सन 2006 में गेट्स ने घोषणा कर दी कि अब वो माइक्रोसॉफ्ट का काम छोड़कर अपना ज्यादातर समय अपने फाउंडेशन को देने वाले हैं। इस बीच उन्होंने 2007 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा लॉन्च करके एक नया मुकाम हासिल कर लिया, जिसके सॉफ्टवेयर के जरिए लोग नए तरीके से इंटरैक्ट कर सकते थे। ये एक बड़ा खास मौका है। हमने एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब हम ये देखना चाहते हैं कि लोग इसके साथ क्या करते हैं। 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज का पहला वर्जन इंट्रोड्यूस किया था, आज से 24 साल पहले। उस वक्त पीसीज बहुत पावरफुल नहीं थे। उस वक्त इस बात पर काफी सवाल उठ रहे थे कि क्या ग्राफिक्स इंटरफेस वाकई काम का है। लोगों के मन में ये डाउट्स थे कि क्या ऐसे पैरामीटर्स तय हो पाएंगे जिनसे ऐसे एप्लीकेशंस बन सकें जो बिल्कुल अलग हों, क्योंकि तब यूजर कई अलग तरीकों से इंटरैक्ट कर सकेगा। मगर उन सभी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग गया। उसी साल बिल और मेलिंडा को वॉरेन बफेट के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा डोनर माना गया। वो दोनों साथ मिलकर समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और वो अपनी कुल संपत्ति का 95% चैरिटी में देने की ठान चुके थे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने समाज से अभी तक जो कुछ भी लिया है उसके बदले में मैं भी उसे कुछ वापस दूं। इसी वजह से हमने ये फाउंडेशन बनाया है जिसे मैं और मेरी पत्नी चलाते हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे दोस्त वॉरेन बफेट ने भी इस काम में बहुत योगदान दिया है और अब माइक्रोसॉफ्ट की तरह ये फाउंडेशन भी बहुत सारे एम्बिशियस काम करना चाहता है। हम ट्यूबरक्यूलोसिस और मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि गरीब देशों में छोटे बच्चों की मौत हो, जिससे हम रिच कंट्रीज में रहने वाले लोग देख नहीं पाते और रिच कंट्रीज ने उनके लिए कुछ खास किया भी नहीं है और इस काम में हमें कई डेकेड्स लग जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट में भी मैंने इसी तरह से काम किया था, स्मार्ट लोगों को काम पे रखा, हम ऑप्टिमिस्टिक रहे। मुझे इसकी खुशी है कि अब मुझे ये मौका मिला है। मेरे लिए ये एक जिम्मेदारी है क्योंकि मेरे पास वो पैसे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने कमाए थे। पर गेट्स ने एक बात साफ कर दी थी, उनके लिए शोहरत मायने नहीं रखती। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे याद रखें। मैंने और मेरी पत्नी ने ये फैसला कर लिया है कि हमारा फाउंडेशन अगले 20 साल में अपने सारे पैसे खर्च कर देगा और तब शायद हम दोनों ही ना रहें, तो हम कुछ यादगार क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जिन लोगों को पोलियो का खतरा है वो मेरे बारे में नहीं जानते और उन्हें जानना भी नहीं चाहिए। वो अपनी रोजमर्रा की मुश्किलात से जूझ रहे हैं और अपने बच्चों की बीमारी को लेकर बहुत परेशान हैं। हमें इन सब से छुटकारा चाहिए और फिर इसके बारे में कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। 27 जून 2008 को उन्होंने नम आंखों से माइक्रोसॉफ्ट को अलविदा कहा और उस रोज उन्होंने पूरा दिन कंपनी में बिताया। गेट्स ने तब कहा था, मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं माइक्रोसॉफ्ट और ये जो काम कर रहा है उन कामों को याद नहीं करूंगा। मैं लोगों की मदद भी करूंगा। और जब वहां के कर्मचारियों ने खड़े होकर उन्हें विदाई दी तो उनकी आंखें भर आई थीं। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े काम को छोड़कर अब सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय गेट्स कई और बड़े काम करने निकल पड़े थे। वो आज भी माइक्रोसॉफ्ट के खास टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। फरवरी 2014 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन का पद छोड़ा और अब उनका ओहदा बदल गया था और वो नए टेक्नोलॉजी एडवाइजर बन गए। लंबे समय से सीईओ रहे स्टीव बॉमर की जगह आ गए सत्या नडेला। अगले कुछ सालों में गेट्स अपने फाउंडेशन के कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए। जब हमारी सगाई हुई थी
तभी मैंने और बिल ने फैसला किया था कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब समाज के पास वापस जाएगा। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि हम दोनों ऐसे परिवारों से ताल्लुक रखते थे जो दान धर्म में यकीन रखते थे और समाज को कुछ लौटाना चाहते थे। इसीलिए हमारे लिए ये सब स्वाभाविक था। हम पिछले 10 साल से फाउंडेशन के लिए काम तो कर ही रहे हैं, मगर अब हम उसे अपना पूरा समय दे सकते हैं। इसलिए हम और भी ज्यादा खुश हैं कि अब हमें साथ में काम करने को ज्यादा वक्त मिलेगा। अपने फाउंडेशन के जरिए गेट्स लोगों की जिंदगियां बचाना चाहते हैं, बीमारियां कम करना चाहते हैं और समाज को आत्मनिर्भर और स्थिर बनाना चाहते हैं। गेट्स को पता है कि सब सहारन अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के कम आय वाले देशों में आज भी लोग बड़ी संख्या में मर रहे हैं और ज्यादातर मौतें ऐसी बीमारियों से हो रही हैं जिन्हें बड़ी आसानी से बेसिक दवाओं से ठीक किया जा सकता है। उनके लिए यह समझना बहुत आसान था कि इथियोपिया और रवांडा जैसे देशों में सबसे पहले तो राजनीतिक स्थिरता लानी जरूरी है। इन सब की शुरुआत हुई थी सन 2000 में। दूसरों के साथ साथ इस फाउंडेशन ने भी यह फैसला लिया था कि ये आम लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं पर ज्यादा ध्यान देगा और तब उसने कई अभियान शुरू किए ताकि एड्स, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए पैसों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि गरीब देशों में सबसे ज्यादा लोग इन 3 बीमारियों से ही मरते हैं। वैक्सीन्स यानी चमत्कारी टेक्नोलॉजी। एक प्रोजेक्ट पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व है, वो है बड़े पैमाने पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाना। बीमारियों के खिलाफ अपनी इस जंग में उनके मुताबिक कई बड़ी खोजें की गई हैं और उन्होंने दिखाया है कि लाखों बच्चों की जानें इन नई वैक्सीन्स की खोज करके बचाई जा सकती है। ये बच्चों की जान बचाती है। जब हम ये कहते हैं कि हर साल 80 लाख बच्चे मर जाते हैं जिनमें से कई बीमारियों को वैक्सीन से रोका जा सकता है और हम जानते हैं कि हम उन बीमारियों से निपट सकते हैं, तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि अब माओ के पास ऐसे हथियार हैं जिनसे वो अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकती हैं। उन चीजों को आज विकासशील देशों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, पहले से कहीं ज्यादा। मगर ये सफर इतना आसान नहीं है और नतीजे भी अपने आप नहीं मिलते हैं। सिर्फ दमदार दवाओं की खोज कर लेने से ही बात नहीं बन सकती। उन दवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जिन्हें उनकी जरूरत है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि दवाओं को युद्ध क्षेत्र के गांवों तक पहुंचाया जाए। पिछले कुछ दशकों में गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने उन संस्थाओं पर करीब 1000 करोड़ डॉलर्स खर्च किए हैं जो ये चुनौती भरा काम कर रही है और उनमें से 3 बड़ी संस्थाएं हैं, गावी द वैक्सीन अलायंस, द ग्लोबल फंड और ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। उनका दावा है कि उन्होंने इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया। 2016 में गेट्स और यूके के पूर्व चांसलर जॉर्ज ऑसबॉर्न ने शपथ ली थी कि वो मलेरिया से लड़ने के लिए 300 करोड़ पाउंड्स खर्च करेंगे। मगर पोलियो मुक्त दुनिया तक जाने के रास्ते पर करीब 1000 करोड़ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। मगर जब से गावी बनी है तब से अभी तक मध्यम आय वाले देशों में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मौत में करीब 40% की कमी आई है और उन्होंने 2018 में 10 करोड़ बच्चों को इम्यूनाइज किया था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आज दुनिया भर के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है जिनसे इतना बड़ा फर्क आया है। जब यूके और हमारे फाउंडेशन ने गावी नहीं बनाई थी तब बच्चों को डायरिया और निमोनिया तक की वैक्सीन्स नहीं मिलती थी और मरने वाले बच्चों की संख्या करीब दुगनी ज्यादा थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रिटेन के टैक्स देने वाले लोग इन देशों में जाकर देखें कि उन देशों में अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और उनका क्या असर हो रहा है। वो देख सकते हैं कि पोलियो अब करीब करीब खत्म होने की कगार पर है। पहले जहां हर साल करीब 4 लाख बच्चे पोलियो का शिकार होते थे, वहीं अब उनकी संख्या ना के बराबर रह गई है। हम ये सभी उपचार संभाल कर रखेंगे ताकि किसी और को ये बीमारी ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। लोग शायद ये नहीं समझते कि वो जिस तरह से आर्थिक मदद कर रहे हैं और हमारे जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनकी बदौलत ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अब तो पोलियो के मामले करीब करीब खत्म हो चुके हैं। हाल ही में अप्रैल 2018 में गेट्स ने ऐलान किया कि वो गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज के साथ मिलकर एक यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन के लिए 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स खर्च करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि क्या 1 करोड़ 20 लाख डॉलर से बड़ी मेडिकल खोज हो पाएगी? तो बहुत लोगों ने उस निवेश के पीछे के मकसद को सराहा और गेट्स ने संकेत दिए कि अभी भी और पैसे मिलने वाले हैं।
गेट्स ने मवेशियों की बीमारियों की दवाओं और वैक्सीन पर भी खर्च करने की बात कही है, ताकि बढ़ती आबादी को खाने पीने की कमी ना हो। इसका सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि वो समाज स्थिर हो गए। अब वो अपना ध्यान रख सकते हैं। ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप या तो इंसानों के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या उन पैसों से आतंकवाद या महामारी फैलाने में मदद कर सकते हैं। बहुत से देशों में ये दर बढ़ती जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मगर हमें इटली जैसे कुछ देशों को समझाना होगा जो उसकी दरों में कटौती कर रहे हैं, जिससे सबसे गरीब लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि एक एक डॉलर का अपना एक खास महत्व होता है। हमें हर जगह बेहतरीन हेल्थ सिस्टम बनाने होंगे ताकि हम किसी भी महामारी को पहले से ही भांप सकें और फिर उसे रोकने के उपाय कर सकें। इबोला के समय हम लकी रहे, लेकिन भविष्य में कई ऐसी बीमारियां आएंगी जो बहुत तेजी से फैलेंगी, और अगर हमारे पास वो हेल्थ सिस्टम्स हुए तो हम अमीर देशों में भी उन बीमारियों को रोक सकेंगे। हमें दुनिया में स्थिरता चाहिए, कहीं भी कोई गृह युद्ध ना हो, और माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है और हमें बहुत सारी जगहों पर सेना भेजनी पड़ती है। लेकिन अगर यही काम हम कल्चरल कॉन्शियसनेस फैलाकर कर सकें तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि आज इथियोपिया में भयंकर सूखा पड़ा है, मगर वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी है और वो आज अपनी आबादी का पेट भर सकता है, क्योंकि आज वेस्ट की प्रोडक्टिविटी से ईस्ट को फायदा हो रहा है। खाने की चीजों का बेहतर उत्पादन होने के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ के बेहतर होने के बाद दूसरे एरिया से पैदा होने वाले खतरे खुद ब खुद ही काफी हद तक कम हो जाएंगे। उन्होंने मवेशियों की सुरक्षा से जुड़ी दवाइयां बनाने, खाने की चीजों और न्यूट्रिशन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए गैल्वामेड को $4 करोड़ दिए हैं। गेट्स मानते हैं कि हर जगह के हेल्थ सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए जो बीमारियों को रोक सके और उनके खतरे को कम कर सके। सबसे गरीब देशों की मदद करने पर अमीर देशों का भी फायदा होगा। वो मानते हैं कि ह्यूमैनिटेरियंस की जिम्मेदारी है कि वो इन देशों में भूख और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो पूरी तरह से इस तरह के दान और उदारता पर निर्भर करते हैं। वो इन्हीं मुद्दों के लिए पैसे जमा करने की जरूरत पर भी जागरूकता फैलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे और भी लोग इन कामों के लिए पैसे देंगे। हमने अमेरिका में भी बहुत से लोगों से बात की है और उन्हें बताया है कि हमें उन संस्थाओं की मदद करने में कितना मजा आया, हमने कितनी तरक्की देखी और एक कपल होने के तौर पर हमारा ये सफर कितना शानदार रहा है। अब इससे और भी लोग जुड़ेंगे। अमेरिका में ही करीब 40 ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का 50% ऐसे कार्यों में देने का संकल्प लिया है। इतनी संख्या कम नहीं है। हम भारत और चाइना में भी कई लोगों से बात कर रहे हैं, मगर हमें उन्हें दिखाना होगा कि कितनी तरक्की हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई निजी दान धर्म नहीं है। हमारे पास ब्रिटेन की सरकार से भी काफी पैसा आ रहा है और अब हम कह सकते हैं कि देखो, बच्चों की मौतों में इतनी कमी इसलिए आई है क्योंकि इसके ऊपर काफी निवेश किया जा रहा है, और जब लोग ये सब देखते हैं तब उन्हें भी लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। मिलिंडा और मैं बड़े लकी हैं जो हम अमीर देश में पैदा हुए हैं। हमें अच्छी एजुकेशन मिली है, हमारी सेहत का भी पूरा ध्यान रखा गया, मगर करोड़ों लोगों को ये सब फैसिलिटीज नहीं मिलती। इसकी कोई वजह नहीं है कि जो चीज हमें मिले वो उन्हें ना मिले, मगर वो बेचारे गरीबी के मारे हुए हैं। अगर लोगों की सेहत इतनी खराब होगी तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपके यहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये बिल्कुल गलत है। हम अपने बच्चों पर ये बोझ नहीं डालना चाहते। वो शायद हमसे कई बार इसकी वजह पूछें, मगर हम ये चाहते हैं कि वो अपना रास्ता खुद बनाए। इसलिए हम ये काम कर रहे हैं और हम बहुत खुश भी हैं। हमने देखा है कि एक एक डॉलर का असर हमारी उम्मीद से कहीं बढ़कर होता है। जब हम किसी गांव में जाते हैं और कोई माँ कहती है कि आपकी कोशिशों की वजह से आज मेरा बच्चा बच गया, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा 50 साल तक इसी तरह से स्वस्थ रहे, मैं अब खेतों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। हमें जब उन जगहों पर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तब हमें बहुत खुशी होती है, दिल को एक सुकून मिलता है। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह से मदद मिलने का ये सिलसिला जारी रहे, मगर उनका कहना है कि हमें ये भी देखना होगा कि हमने अभी तक कितनी तरक्की की है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें किसी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है और बच्चों की मौत में 50% तक कमी आ जाती है। मैल न्यूट्रिशन कम हो जाता है, और इस सब की वजह से ही अफ्रीका ने तरक्की की और आज वहाँ खाने की चीजों का ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उनकी मदद करने वालों को बड़े चौंकाने वाले नतीजे मिले। खेतों में लोग साथ में काम कर रहे हैं और हमने देखा है
कि सबसे बड़ी कामयाबी मिली है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा ही डायनामिक बिजनेस है, मगर जब हम ये कहते हैं कि कितने बच्चों की जान बच गई, या हमने मलेरिया के साथ क्या किया है, या बीमारियों से किस हद तक छुटकारा पाया है, तो बहुत बड़ी तरक्की नजर आती है। बच्चों की मौत की दर में 50% कमी आई है। हम उसे भी आदी कर सकते हैं, लेकिन इतनी कामयाबी भी कम नहीं है। उनका कहना है कि HIV के मामले में सबसे ज्यादा सफलता मिली है, और वो बहुत बड़ी बात है। जब से ग्लोबल फंड बना है, तब से उस बीमारी की वजह से होने वाली मौतों में 50% की कमी आई है। जब मैं फाउंडेशन के काम से अफ्रीका आने लगा, तब मैंने नेल्सन मंडेला को पर्सनली जाना। एड्स उन मुद्दों में से एक था जिसके ऊपर हमारे फाउंडेशन ने सबसे पहले काम किया था, और नेल्सन मंडेला हमारे सलाहकार तो थे ही, हमारी इंस्पिरेशन भी थे। और नेल्सन मंडेला को भविष्य की चिंता थी। उनका यह मानना था कि लोग अपने भविष्य को अतीत से बेहतर बना सकते हैं। और आज मैं इसी पर और आगे फोकस करने वाला हूं कि साउथ अफ्रीका क्या बन सकता है, अफ्रीका क्या बन सकता है, दुनिया क्या बन सकती है, और उसे वैसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। गेट्स ने देखा कि नई खोजों को बेहतर करने की कई संभावनाएं हैं। वो मानते हैं कि जिन देशों में बहुत ज्यादा कुपोषण है, वहां उससे निपटने के लिए काफी आर्थिक मदद की जा सकती है। अमेरिका और यूके जैसे दान करने वाले देशों से पैसे लेकर वो इस दिशा में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल क्षेत्र में मिलने वाली सहायता का पूरा असर हो। वो इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि वहां मौजूद संसाधनों से कुछ नया किया जा सके। 2017 में उसके फाउंडेशन ने अपनी पहली गोल कीपर्स रिपोर्ट जारी की, जो इस बात पर नजर रखती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण और HIV से निपटने में कितनी प्रगति हुई है। गेट्स मानते हैं कि पैसे वहीं जाने चाहिए जहां बड़े वैज्ञानिक हैं। यूके में विज्ञान की मदद के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उनका कहना है कि अमेरिका और यूके ऐसे देश हैं जहां आज का बेहतरीन विज्ञान उपलब्ध है, और इसी वजह से उन्होंने उनकी रिसर्च और उनके संस्थानों पर कई $100 भी खर्च किए। वो यूके की कमिटमेंट की वजह से उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। वो आशावाद की दुनिया की तारीफ करते हैं और मानते हैं कि उनके तौर तरीकों से काफी फर्क आ सकता है। मैं जब से हेल्थ और डेवलपमेंट से जुड़ा हूं, तभी से ये देख रहा हूं कि यूके ने कम इनकम वाले देशों की मदद के लिए जो वादे किए थे, उसे वो पूरा कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मदद करने की रणनीति का भी एक स्टैंडर्ड बना रखा है, और वो अपनी सहायता के बदले में वो बेहतरीन नतीजे भी चाहता है। तो अगर हम इन दो बातों को, नई खोज और उदारता को साथ में मिलाते हैं, तो हमें मिलता है विश्व स्तरीय स्कॉटिश एग्रीकल्चरल साइंस, जिसकी मदद से दुनिया के करोड़ों सबसे गरीब लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैंने इस बारे में काफी जागरूकता फैलाई है कि विदेशों से मिलने वाली मदद, पैसा बिल्कुल सही और समझदारी भरे काम है। मैं यूके की एड डिबेट को बहुत ध्यान से देखता हूं, और मैं मानता हूं कि वही बातें अमेरिका में भी लागू होती हैं। यूके एड सिर्फ ब्रिटेन के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपके और मेरे देश में और भी लोग इसके नतीजों को देख पाएं। आज कई ऐसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस हैं जो न सिर्फ इन दवाओं और वैक्सीन्स की खोज कर रहे हैं, बल्कि उन्हें काफी एक्सपीरियंस भी मिला है, और ये देश सचमुच बहुत बड़ा फर्क ला रहे हैं। उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा है कि हमारा आज और आने वाला कल बेहतर हो। उन्होंने एक बार कहा था कि हमें पूंजीवाद को ऐसा बनाने के तरीके ढूंढने होंगे जिनसे न सिर्फ अमीरों को फायदा हो, बल्कि गरीबों का भी भला हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मामले में बहुत उदार है, और मेरा ख्याल है जब टैक्स देने वाले ये देखते हैं कि उनके पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है और इस तरह के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, तो वो भी यही उम्मीद करते हैं कि उनके टैक्स का एक हिस्सा इन कामों पर खर्च हो। और इस काम के लिए ब्रिटेन एक बहुत अच्छा पार्टनर है। यूके की सरकार की भी तारीफ करनी होगी, जिसने ऐसे उपाय किए हैं कि सबसे गरीब लोगों की मदद हो सके और उन्हें संरक्षित भी रखा जा सके। इसकी वजह से दूसरी सरकारों ने भी उदारता से मदद करनी शुरू की,
अमेरिका ने पोलियो खत्म करने के अभियान में अच्छा खासा योगदान किया था। इस काम के लिए कई $100 करोड़ की जरूरत थी। मेरे फाउंडेशन ने भी काफी पैसे दिए थे और मेरा ख्याल है करीब 16 अलग अलग देश इस काम में मदद कर रहे हैं। ब्रिटिश वोटर्स भी इस तरह के काम में साझीदार बनकर बहुत खुश होंगे। गेट्स बहुत बड़े पैमाने पर समाज के लिए योगदान कर रहे हैं और बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने 2017 में अल्जाइमर पर रिसर्च के लिए $5 करोड़ दिए हैं। इसके अलावा ये फाउंडेशन कई घरेलू मामलों में मदद करता है, जैसे कि अमेरिका के स्टूडेंट्स को कॉलेज की पढ़ाई के लिए मदद देना, और उसके लिए वो शिक्षा संस्थानों और लाइब्रेरीज की आर्थिक मदद करते हैं और बच्चों को यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स देते हैं। वो एरिज़ोना में एक स्मार्ट सिटी भी बनाना चाहते हैं, जिसमें भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और आला दर्जे की टेक्नोलॉजी होगी, और उसके लिए उन्होंने $8 करोड़ दिए हैं। बिल गेट्स क्लाइमेट चेंज से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने सरकारों और प्राइवेट सेक्टरों से अपील की है कि वो क्लीन रिलायबल एनर्जी को और सस्ता बनाने की रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा निवेश करें। उन्होंने अपनी तरफ से भी क्लीन एनर्जी की खोज के लिए $200 करोड़ दिए हैं। में जब उनके बचपन के दोस्त और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन नहीं रहे, तब गेट्स बहुत दुखी हो गए थे। वो एक आला दर्जे के टेक्नोलॉजिस्ट और बेहद दरियादिल इंसान थे। उन्होंने 1983 में गेट्स और स्टीव बॉमर से मनमुटाव होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया था। 65 साल की उम्र में कैंसर से उनकी मौत हो गई। गेट्स मानते हैं कि अगर वो नहीं होते तो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी भी नहीं होती। हालांकि गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को इस मुकाम तक पहुंचाया था, मगर एलन ने कंपनी को खड़ा करने में बड़ा योगदान किया। उनके रिश्ते कई साल से बड़े खटास भरे थे। एलन ने एक दिन सुना कि गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में उनका स्टेक कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। बाद में उनके रिश्ते भी सुधर गए थे। कैंसर के इलाज के दौरान गेट्स हमेशा उनके साथ रहे। एलन ने बाद में लिखा था कि एक सच्चे दोस्त से कोई भी यही उम्मीद करता है। गेट्स ने अपनी इसी दोस्ती से ये सीखा था कि अगर सही लोगों के साथ रहोगे तो बहुत बड़े काम भी कर सकते हो। एक बहुत ही खतरनाक पैथोजन आने वाला है, एक तरह का फ्लू, अ फॉर्म ऑफ सार्स या वैसे ही किसी वायरस का एक रूप जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। हम नहीं जानते कि ऐसा होगा ही, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं और उसे देखकर हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या हम उस तरह से तैयार हैं जैसे हमें होना चाहिए। 2015 में एक टेड टॉक के दौरान उन्होंने भविष्य का अंदाजा लगा लिया था और उन्होंने दुनिया से अपील की थी कि वो एक बहुत भयानक महामारी के लिए तैयार रहें। कई साल की चेतावनी के बाद भी दुनिया तैयार नहीं थी और 2020 में कोरोना वायरस के आने से उनकी यही बात सच साबित हो गई। मार्च 2020 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ वेलकम ट्रस्ट और मास्टरकार्ड भी जुड़ गए और उन्होंने $12.5 करोड़ दिए ताकि उस महामारी से लड़ा जा सके। गेट्स ने यह भी बताया कि उनका फाउंडेशन उसकी वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए करोड़ों डॉलर्स खर्च करेगा। 13 मार्च 2020 को माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के अपने पद को भी छोड़ दिया है ताकि वो मानवता की भलाई के काम करते रह सके। सितंबर 2020 में उनके पिता की मौत हो गई और गेट्स गहरे सदमे में डूब गए, मगर मन में आभार का भी भाव था। उन्होंने कहा था, उदारता, बुद्धि, हमदर्दी और नेकी का असर दुनिया के लोगों पर बड़ा गहरा असर छोड़ता है, और वो असर उनके ऊपर भी हुआ। गेट्स ने उन्हें देखा
और अपने पिता की याद में लिखा। उनकी बदौलत ही मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। जिंदगी की आखिरी सांस तक उन्हें याद करता रहूंगा। ये बहुत ही मुश्किल चुनौती है। सच तो यही है कि इथियोपिया में आज सूखा इसलिए पड़ा है कि वहां दुनिया की बाकी जगहों से बहुत कम बारिश हुई है। बिल गेट्स को अपनी उदारता भरे कामों के लिए कई पुरस्कार भी मिले। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20th सेंचुरी के सबसे असरदार लोगों में से एक माना। उन्होंने गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा को रॉक बैंड U2 के लीड सिंगर बोनो के साथ 2005 का पर्सन ऑफ द ईयर भी माना। उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के ऑनररी नाइट कमांडर से भी नवाजा गया और उन्हें 2005 में यह उपाधि दी स्वयं क्वीन एलिजाबेथ II ने। में इन दोनों को उनके उदारता भरे कामों के लिए प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिए गए थे। बिल गेट्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर वो उन पैसों के सही इस्तेमाल से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए लड़ रहे हैं और सही जगहों और संस्थानों पर निवेश कर रहे हैं जिनके ऊपर उन्हें विश्वास है। वो और मेलिंडा आज अपने आला दर्जे के दान पुण्य के काम के लिए मशहूर हैं। वो जितने कामयाब रहे हैं उसके बारे में तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। टेक सोसाइटी पर बिल गेट्स के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके फाउंडेशन का भी बड़ा जबरदस्त प्रभाव रहा है। आर्थिक मदद से बहुत बड़ा फर्क आया। वो अकेले रहने वाले इंसान थे जिसने पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी, मगर वो 2100 करोड़ के मालिक एक टेक जायंट बन गए और बिल गेट्स ने काफी लंबा सफर तय किया जो आज भी खत्म नहीं हुआ है। आज 65 साल की उम्र में भी वो अपने संसाधनों की मदद से गरीबी और तकलीफ को खत्म करना चाहते हैं। हमारा फाउंडेशन अपनी भूमिका निभाना चाहता है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम और $100 करोड़ देने जा रहे हैं। हम उनसे यही सीख सकते हैं कि समय बहुत ही कीमती है और हमें जल्दी से जल्दी अपने काम करने चाहिए। वो गहरी महत्वाकांक्षा, लगन और इच्छा शक्ति के साथ नई नई खोज करना चाहते हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि हमें भी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कामयाबी ने उन्हें घमंडी नहीं बनाया, बल्कि समझदार बना दिया। अपने आशावादी और चुनौती स्वीकार करने वाले रवैये, अपनी सच्ची लगन और सब्र की वजह से आज वो हमारे लिए एक मिसाल बन चुके हैं। बिल गेट्स ने लाखों जिंदगियों पर अपना प्रभाव छोड़ा है और उनकी कामयाबी काफी अहम और सार्थक है। उनका मकसद था घर घर में एक कंप्यूटर पहुंचाना और हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना यह मकसद पूरा कर लिया था। 2015 में पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा पीसीस थे, मगर उनका दूसरा मकसद यह था कि दूसरों को भी लोगों की भलाई के लिए प्रेरित करो। तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो इसमें भी कामयाब रहे। बिल गेट्स ने अपने शानदार सफर में दुनिया के लिए जो किया है उसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। और एक दिन जरूर आएगा जब उन्हें 21वीं सदी का सबसे कामयाब और प्रभावशाली व्यक्ति भी हम कह पाएंगे।